हेलो, गुड इवनिंग। तो आज अपन लाइव आए हैं एक किताब के बारे में बात करने के लिए जिसका नाम है बेहया। और इस किताब की राइटर हैं विनीता अस्थाना, जो भी हमारे साथ हैं। काफी खूबसूरत सी लग रही हैं। आपके खुले हुए बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे। शुक्रिया। तो आज आ- आपकी किताब के बारे में जो देखिए, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ठीक है ना। वो फॉर्मल हाँ हाँ फॉर्मल टाइप का, बिल्कुल। जैसे आपके वो मीडिया इंस्टीट्यूट्स में नॉर्मली होता है ना, कि जब बड़ा फॉर्मल जी सा रहता है। और इस तरह का ना मेरे से होता नहीं है, क्योंकि आपका जो ये बायो है ना किताब के पीछे, ये जी। मतलब पढ़ के मैं एक बार डर गया था। कि मैंने कहा यार, मैं बात कर रहा हूँ तो किससे बात कर रहा हूँ। कि कैरियर की शुरुआत जनसत्ता से की, दैनिक जागरण ग्रुप, नेटवर्क 18 के साथ काम किया। फिर आपने सक्रिय पत्रकारिता छोड़ दी, पूरी तरह से अध्यापन के क्षेत्र में आ गई। अच्छा, मैं एक टीचर का बेटा हूँ तो मुझे वो भी डर लगता है कि मैंने कहा यार, टीचर से बात कर रहे हैं अपन। लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो जो जी इस बुक के बारे में तो हमारे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए, तो एक बार जो जुड़ गए हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बेहया बुक के बारे में बात कर रहे हैं, और मेरे साथ विनीता अस्थाना जी हैं, जो इस बुक की राइटर है। ये जो बुक है, ये मैंने पढ़ी पहले, और उसके बाद जो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा है एंगल, वो है रिलेशनशिप्स के बारे में और प्यार के बारे में। यूजुअली जो प्यार की हम बातें करते हैं, वो एक बड़ा ही अलग यूथ वाला प्यार ज्यादा मैंने पढ़ा है। ये जो है नए प्लेटोनिक लव की बात करता है, जिसके बारे में हम विनीता जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे बहुत सारे सवाल हैं उनसे। तो इस कहानी सिया के बारे में है, जो कि एक पॉपुलर, जो कि एक बड़ी कंपनी की कंट्री हेड है, और काफी पॉपुलर है लोगों में अपने काम करने के स्टाइल को लेके। उनकी निजी जिंदगी जो है, उसमें प्यार भी है, उसमें शक भी है, उसमें बहुत सारी परेशानियां भी हैं। तो वो एक जो जर्नी है उसकी, इसमें दिखाई गई है। और सिया के जरिए ये पूरी कहानी, उसके आसपास जो और महिलाओं की जिंदगी है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस किताब के बारे में विनीता, जब हम बात करना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस किताब का नाम, पहले आपने इस किताब को अंग्रेजी में भी लिखा है और उसका नाम जी है सिया इन जी एग्जाइल। तो मैं जी दो चीजें मुझे बताइए कि सिया इन एग्जाइल, वो नाम तो एकदम से मुझे वो वनवास की याद आती है, सीता माता के वनवास की। जी। और किताब में क्या है, इसमें सिया वनवास में जाती है कि नहीं जाती है, तो जो पढ़ेंगे उसके बाद बात करेंगे। मैं इसका अभी वो नहीं खोलूंगा राज। लेकिन वो नाम और ये बेहया नाम, दोनों में फर्क है। तो जी ये पहला सवाल मेरा ये कि ये किताब इंग्लिश में थी, फिर हिंदी में लाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी। और दूसरा, नाम जो है ये बेहया क्यों, वो सिया एंड एग्जाइल और दोनों नामों के पीछे बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। तो ये जी। किताब 2018 में आई थी और सिया इन एग्जाइल के नाम से आई थी। मुझे नाम जो पहला सूझा था वो सिया इन एग्जाइल ही था, क्योंकि सिया के बारे में लोग जो जानना शुरू करते हैं, समझना शुरू करेंगे उसे अलग तरह से, वो उसके एग्जाइल फोल्डर के बाद में है। तो मैंने वहां पर उसको उस तरह से दिखाया था। जब मैंने इसको हिंदी में लाने का प्रयास किया, जो सबसे पहले मेरी माताजी ने मुझसे कहा था कि कहानी बहुत अच्छी है, जिस किस्म के लोगों की है, ऐसा नहीं लगता आपको कि मासेस को पढ़नी चाहिए, हर कोई अंग्रेजी का पाठक नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, हिंदी देखते हैं, पर वो विचार चल रहा था, आगे बढ़ा नहीं। फिर एक दिन अनंत जी से बात हुई, अनंत विजय जी से। उन्होंने कहा कहानी अच्छी है विनीता, और उसको हिंदी में जरूर लाना। तो फिर मैंने उस पर रिग्रेसली और थोड़ा सीरियसली काम करना शुरू किया, और 3 वर्ष लगे। पहले ट्रांसलेट हुई, फिर मैंने उसे रीराइट करी, और फिर एक सही कहना चाहिए प्रकाशन तक पहुंचने, और जो एक छपने की प्रक्रिया होती है, उसमें जी। 3 वर्ष का वक्त लगा। लेकिन बेहया नाम से आपके सामने ये किताब है। अब आते हैं इसके नाम के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। मुझे यही था कि सिया का वनवास या सिया का निर्वासन, कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए हमें, क्योंकि सिया हमने एक बहुत ही कामयाब महिला दिखाई है, जो खुद सशक्त है, दूसरों की जिंदगी संभालती है, और उसे बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा है। मैं कहीं पे दिखाना चाहती थी कि उसका निर्वासन, उसका वनवास किस किस्म का होता है। कहने के लिए जो आइडियल लोग दिखते हैं, उनकी जो असल जिंदगी होती है वो कैसी होती है, ये मैं दिखाना चाहती थी। जब पब्लिशर से हमारी बात होना शुरू हुई और जो संपादक हैं उनसे बात होना शुरू हुई, तो बहुत सारे नाम आए गए। खंडित सीता, तुम्हारी सिया, तरह तरह के नाम उसमें आए, जिसमें जो उभर के 3 नाम सबसे ऊपर थे, वो था एक बाजारू, एक था बदचलन, और एक था बेहया। तो मुझे लगा बाजारू बहुत ज्यादा हो जाता, और बदचलन मुझे लगता है कि लोग शायद कंटेंट किसी और किस्म का उसमें ढूंढने लगते, समझ नहीं पाते। बेहया हमारे समाज में एक चीज है, जो भी औरतें खुल के जीना चाहती हैं, जो हंसती हैं, जोर जोर से हंसती हैं, उनके अंदर लाज शर्म थोड़ी कम मानी जाती है, तो उन्हें नॉर्मली बेहया है, अपने सपने जीना चाहती है, बेहया है, जीन्स पहनती है, बेहया है,
शादीशुदा है, बच्चे छोड़ के काम करने जाती है, बेहया है। तो ये एक टैग सा मिला हुआ है औरतों पर, बड़ा एप्ट लगा, जो उसके साथ हिंदी में जा सकता था और जो हिंदी के पाठक हैं वो उससे रिलेट भी कर पाते। तो मैंने सोचा ठीक है, ये नाम लेते हैं, और इस प्रकार सिया इन एग्जाइल का नाम बेहया हो गया। गीताश्री जी कह रही है कि नाम बहुत बढ़िया है, तो वो भी आपके नाम जी, को उसमें अप्रूव कर रही हैं। आदर्श जी कह रहे हैं कि बहुत हिंदी में आई है, शुक्रिया। ये अच्छा हुआ है और अच्छा विषय है। और आदर्श का भी मानना है कि इन तीनों जो नाम थे उसमें से बेहया काफी बेहतर है। तो बेहतर अब है। बेहया की कहानी पे हम आते हैं। बेहया क्यों जी। है इसके बारे में हम बात करते करते विनीता जी से समझेंगे। विनीता जी, एक जो इसमें रिलेशनशिप की आपने बात की है और प्यार की इसमें बात हुई है और कई लोगों के एंगल से भी। सिया की एक उम्र है, एक मैच्योर्ड जी। है वो, उनके ऑफिस जी। में काम करने वाली लड़कियों की उम्र अलग है, और हम सब लोग भी अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग तरीके से प्यार को देखते हैं। यहाँ एक बड़ी प्यारी सी लाइन मुझे लगी थी, हालांकि ये लाइन पढ़ के मुझे मेरी बीवी की याद कई बार आई, क्योंकि उसका भी प्यार की परिभाषा यही है और मेरी जी। उससे अलग है। तो हाँ। ये इसमें कहा गया है कि जी, मेरा मतलब है कि हाथों में हाथ लेकर देर तक यूं ही बैठे रहना, आंखों में आंखें डालकर गाने सुनना और बाहों में झूमना, कॉफी पीते हुए किताबों और कविताओं पर बात करना, बिना किसी प्लान के अचानक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाना, बारिश में नाचना, कितना कुछ है प्यार में। नामिया ने प्यार भरे रिश्ते की अपनी परिभाषा बताई। तो मेरी बीवी भी थोड़ा बहुत इसी तरह से देखती है और मेरे को लगता है कि बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो भी शायद इसको इसी तरह से देखती है। तो ये जो प्यार की परिभाषा है, ये आपके हिसाब से क्या है? आप उस प्यार की परिभाषा को आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? और शब्दों में, इसे फिर अपने मैं एक शब्दों। क्वेश्चन फिर से एक जी। क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा दूसरा इसके अंदर, जी। कि जी। क्या ये, क्योंकि नामिया की जो एज ग्रुप है, क्या ये प्यार की ये परिभाषा सिर्फ इस एज ग्रुप के साथ है, ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, ये आगे चेंज तो नहीं होती? तो जैसा अभी आपने बताया कि आपकी जो पत्नी है, उनकी भी प्यार की परिभाषा ये है ना? जी तो मुझे लगता है कुछ जी। महिलाओं के साथ में है कि वो सिर्फ प्यार को छोटी जो बोलते हैं ना स्वीट नथिंग्स, उससे ज्यादा जोड़ के देखती हैं। उन्हें ज्यादा परवाह चाहिए, उन्हें कनेक्शन चाहिए, उन्हें आपका वक्त चाहिए। आप हॉलिडे पे 5 दिन ले जाएं, 365 दिन में से 360 दिन गायब रहें, ये उन्हें नहीं चलेगा। आप रोज कॉफी पे मिले, चाय पे मिले, थोड़ा सा बतिया लें, बाहर ना भी जाएं, उनको ये चलेगा। तो ये मुझे लगता है ये महिलाओं का है कि वो कनेक्शन ढूंढती हैं, वो प्रेम में थोड़ा सा जो अपनापन है, जो आप उनकी बात को समझ पाएं, कुछ देर बैठें, अपना सुख दुख आपके साथ में शेयर करें, वो चीजें चाहती होती हैं। तो ये महिलाओं की मुझे लगता है परिभाषा है, वो किसी भी एज ग्रुप की हो। मेरी माता जी तकरीबन 72 वर्ष की हैं, उनकी भी यही परिभाषा है। मेरी बहन 50 वर्ष की है, उसकी भी सिमिलर परिभाषा है। मेरी परिभाषा इससे थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, चाहते होते हैं कि वो भीड़ में रहें, उनके आसपास लोग रहें। कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। मुझे थोड़ा सोल कनेक्शंस में ज्यादा यकीन है। नहीं चाहिए कि आप बहुत सारे तोहफे लाएं, फूल लाएं, लेकिन अगर मुझे लगे मेरा गला फंस रहा है तो एक ग्लास पानी आगे बढ़ा दीजिए, मेरे लिए वो काफी है। मुझे उसमें प्यार दिखाई देता है। तो प्यार के बहुत सारे डायमेंशंस है, अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग शायद आकांक्षाएं हैं। जैसी आपकी सामने वाले से जो आकांक्षा है, उस पर भी निर्भर करता है कि आप अपने प्यार से क्या चाहते हैं। आपने सोल कनेक्शन की बात की ना, तो सोल कनेक्शन के नाम पे मुझे भूत ज्यादा याद आते हैं। अच्छा, तो सोल्स मुझे, और स्पिरिट का फर्क कृपया बनाए हाँ, रखें। मेरे लिए, मैं तो स्पिरिट और स्पिरिट के बाद दूसरा स्पिरिट हो जाता है मेरा, और फिर वो स्पिरिट के बाद सब जी, स्पिरिट अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन वो आपके तस्वीरें हम डेफिनेशन देखते रहते हैं आपकी। हाँ से जी। हाँ, लोग सही दिशा भी दिखाने को कहते हैं। यहाँ पे जी। कुंदन जी हैं रायपुर में, वो भी कह रही है कि अपने लिए थोड़ा जीना भी बेहया है, और काफी लोग एग्री कर रहे हैं। और गीताश्री जी कह रही है कि हर महत्वाकांक्षी स्त्री को बेहया कहा जाता है, जो कि किताब में बिल्कुल। काफी प्रोमिनेंटली आगे निकल के भी आता है। और धरा जी का कहना है कि ये डेफिनेशन भले ही पूरी तरह सही ना हो, पर कभी कभी अच्छा लगता है। यानी देखिए, डिफरेंस है कहीं ना कहीं। धरा जी का डिफरेंसेस कमेंट हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल डिफरेंस है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसी में एक और लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और इसके बारे जी। में भी थोड़ा सा मुझे समझ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल। जब सिया समझा रही है, सिया कहती है प्यार निस्वार्थ होता है, जबकि रिश्ते जी। निभाए जाने के मोहताज होते हैं। रिश्ते निभाने के हाँ। लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, उम्मीदों पर खरा खरा उतरना उतरना पड़ता पड़ता है। है। जी। जी। अब मतलब मुझे कई बार लगता है कि क्या ये प्यार जो है निस्वार्थ शायद, क्या वाकई रहता है? पहली चीज तो जो हमने बहुत ज्यादा देखा ना,
स्कूल कॉलेज के टाइम से, या तो वो प्यार नहीं था, एक चीज ये हो सकती है कि प्यार ही नहीं था वो, या फिर वो प्यार था बड़ा कैलकुलेटेड था, उसमें ये कैलकुलेशन होता है कि यार बंदी क्या है या बंदा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें, उसका सोशल स्टेटस, ये भी काउंट होता है। अच्छा, प्यार कई बार निस्वार्थ, शुरू निस्वार्थ हुआ, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन जब वो शादी करने की बारी आती है तो वहाँ कैलकुलेशन होती है और पता चलता है कि लोगों ने लास्ट में उनको छोड़ दिया। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ जो कि 2 साल कॉलेज में साथ रहे, उनको कपल माना गया, और तीसरा जो बेचारा ट्राई कर रहा था उसकी जॉब लग गई, प्लेसमेंट हो गई, पहले की नहीं हुई, प्लेसमेंट होते ही भाई ने प्रपोज किया और बंदी ने उसको हाँ कर दिया और निकल गई। तो मैंने काफी ऐसा प्रैक्टिकल होते हैं लोग, हाँ लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं, इसे प्रैक्टिकल होना कह सकते हैं आप एक तरह से। तो आपकी इसी बात पे शुरू करते हैं हम लोग। जो प्यार होता है, आपने अभी बोला कि इसमें कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, लेकिन जब बात रिश्तेदारी में बदलने की आती है तो कैलकुलेशंस वहां पे शुरू हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जिस समय हम प्यार शुरू होता है ना, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उस समय उन्हें केवल खुशी का ध्यान होता है। किसी महिला से आप प्यार करते हैं, किसी लड़की से प्यार करते हैं, कौन सा कलर पसंद है, कौन से फ्लावर्स पसंद है, कौन सी पिक्चर देखना पसंद करते हैं किस हीरो की, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए उसी किस्म की चीजें उनके आसपास आप बनाने का, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो उस समय ना कोई स्वार्थ नहीं होता है, केवल अच्छा लगता है कि वो स्माइल और अटेंशन जो मिल जाता है, उसी से लगता है बस सब जीत लिया। वो निस्वार्थ, वहां पर प्यार जो निस्वार्थ कहा जाता है ना, वो वैसा होता है, बस किसी की खुशी से बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी फिल्मों में आप देखते हैं कि लोग प्यार के लिए बड़ा त्याग व्याग कर देते हैं। रियल जिंदगी में भी कई बारी होता है कि लोगों को प्यार के लिए काफी त्याग करना पड़ता है, पर जब रिश्तों की बात आती है वहां पे आपको सर्टेन क्राइटेरिया में फिट होना पड़ता है। आप पति पत्नी का छोड़ दें, आप प्यार का रिश्ता छोड़ दें, आप सिंपल किसी रिश्ते को ले लें। आप मामा मामी हैं, एक शादी में जाते हैं, एक घर में 4 बच्चे हैं, एक शादी में जाते हैं, भाई आपको ये चीजें इस किस्म से करनी है, आपको इस प्रकार से कपड़े पहनने हैं, इस प्रकार से लोगों को अटेंड करना है, इस प्रकार से चढ़ावा चढ़ाना है, क्योंकि आपका ये रिश्ता है और उस रिश्ते की ये गाइडलाइंस है, वो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये सभी रिश्तों के साथ में ये चीजें चलती हैं। वो आप पति पत्नी के रिश्ते में भी देख सकते हैं, वो आप दूसरे रिश्तों में देख सकते हैं। एक माँ को बेहतर माँ बनना है, एक पिता को बेहतर पिता बनने के लिए लगातार काम करते रहना, अच्छी पढ़ाई करवा दें, अच्छा बैट दिला दें, म्यूजिक क्लास में एडमिशन करवा दें, लगातार अलग अलग छोटी छोटी चीजों को वो करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाना है। शायद वो बच्चे को टाइम ना दे पाए, शायद उसके साथ वो घूमने ना जा पाए, पर उनकी बाकी जरूरतें सारी पूरी कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, जिम्मेदारियां इतनी पड़ जाती हैं कि जो प्यार होता है वो शायद फीका कुछ समय के लिए लगने लग जाता है। ये होता है। यहाँ पे अबरार कह रहे हैं कि कैलकुलेशन जहाँ होती है, वहाँ जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ इश्क नहीं है, जो वो एग्री कर रहे हैं आपकी बात से। और निधि कह रही है प्यार वो है जो सुकून देता है, सारी दुनिया जब नहीं समझे तो जो तुम्हें समझे वो प्यार है, वो प्यार ये ना ये नहीं, ये थोड़ा प्यार है, ये एकदम ठीक है। और पूजा का यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगा। पूजा का क्वेश्चन है कि प्यार में कैलकुलेशन करने में आखिर बुराई क्या है, और आपका वीडियो नजर नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं समझ शायद कुछ इंटरनेट की समस्या है। एक मिनट सर, आवाज ठीक आ रही है? 1 सेकेंड, अभी ठीक है? हाँ, राइट। हाँ, तो इन्होंने कहा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कहाँ पर है, कैलकुलेशन में आखिर बुराई ही क्या है। और दूसरा, मैं आपने हल्का सा उसका आंसर तो कुछ दिया था, लेकिन मैं फिर भी ऐड करता हूँ कि जो लव मैरिजेस भी होती हैं उसमें जब तक शादी नहीं होती तब तक तो बड़ी आग होती है प्यार में, और शादी के बाद जो है वो आग एकदम ठंडी बन जाती है, तो वो राख ठंडी राख की तरह एकदम। ऐसा भी आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो आपने पिछली चीज बताई थी ना, प्यार की परिभाषा, महिलाएं अपनी एक परिभाषा लेकर चल रही हैं। उन्हें वक्त चाहिए, उन्हें साथ में बढ़िया गजलें सुननी है, उन्हें पूरा दिन खड़े होकर किचन में खाना नहीं बनाना है। वो ये भी चाहती हैं कि आप साथ में खड़े हों और साथ में कुछ काम करवाएं, थोड़ी गप्पे मारी जाएं, थोड़े अच्छे से गाने सुने जाएं। वो चीजें शादी के बाद, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी आ जाती हैं और उनकी वजह से पूरी नहीं होती हैं, तो इसलिए वो जो आग ठंडी आप कह रहे हैं पड़ जाती है, आप चाहें तो आप उसे जलाए रख सकते हैं, वो पूरे तौर पे आपके हाथ में है। जरूरी नहीं है, हर किसी की नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उस जो स्वीट नथिंग्स जिनकी बात हो रही है उसको वो बनाए रखते हैं। और जैसा पूजा ने कहा कि उसमें बुराई क्या है, कोई बुराई नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी समझ है और अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं। आपकी परिभाषा में जो फिट होता हो बस वही सही है।
सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती, कोई सही गलत नहीं होता। जो हमारी परिभाषा है हो सकता है वो आपकी परिभाषा ना हो, पर आपकी परिभाषा गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें एक बड़ा प्रैक्टिकल सा कमेंट आया है, फिर आग किसी और को देख के लगती है। अच्छा, पता है क्या, ये जिसे देखकर आग लगती है उसके लिए आप फिर वही सब चीजें करते हैं जो अपनी कोर्टशिप के दौरान आप अपनी पत्नी के लिए कर रहे थे। वही चीजें यदि आप पत्नी के साथ चालू रखेंगे तो ये आग निरंतर जलती रहेगी, कहीं और नहीं लगेगी। अच्छा, श्रद्धा जी इसमें क्वेश्चन पूछ रही हैं कि इज देयर एनीथिंग कॉल्ड फॉरएवर? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड फॉरएवर? हमेशा के लिए, फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर। नहीं, उसके पहले आपने क्या बोला? इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड फॉरएवर? यस, फॉरएवर लव जैसा कुछ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक बड़ी अच्छी चीज हम पढ़ रहे थे, अभी किसी की पोस्ट थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने लिखा हुआ था लेखकों के बारे में, कि जो लेखक कहानी लिखता है 20 साल की उम्र में, उसके पाठक वही 20-25 साल के होते हैं। फिर लेखक थोड़ा मैच्योर होता है, उसके पाठक भी उसके साथ साथ मैच्योर होते हैं, तो चीजें चेंज होती जाती हैं। जो वो लिख रहा है और उसके पाठक पढ़ रहे हैं, उसमें एक तारतम्य बना रहता है। लेकिन अगर आप सेम कंटेंट लिखते रहेंगे तो वो पाठक वर्ग आपका आगे चला जाएगा और कुछ समय बाद आपको ही क्या कहना चाहिए, रिजेक्ट कर देगा, पर आपको नया पाठक वर्ग उसी एज ग्रुप में मिल जाएगा। सेम चीज इसमें आती है फॉरएवर में। यदि आप चाहें, साथ साथ आप मैच्योर हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल फॉरएवर होता है। और आप देखते होंगे ये लव स्टोरीज अगर घर में आप अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, तो आपको दिखता है कि हाँ फॉरएवर होता है। ये मैं मान लेता हूँ। आप तो 14 साल हो गए मेरी शादी को, फॉरएवर टाइप का ही हो रहा है। नहीं, दो तरह से होता है। देखिए 14 साल में वनवास भी खत्म होता है कभी कभी, कभी कभी फॉरएवर की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, नहीं, उस पे कहीं वो जोक था कि जोक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उसमें किसी आदमी अपनी शादी की सालगिरह के दिन, शादी सालगिरह थी ऐसा कुछ था, वो मतलब बैठा एकदम बालकनी में, उदास, आंसू आ रहे थे। उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कहते तुम्हें याद है जब हम कोर्टशिप के दौरान तुम्हारे पिताजी ने मुझे पकड़ा था और उन्होंने ऐसा कुछ धमकी दिया था कि अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा हत्या के केस में। कहती हाँ याद है। कहते मैं अगर शादी कर ली होती, नहीं की होती, तो जेल जाने के बाद आज मेरी उम्र कैद खत्म हो गई होती और मैं बाहर आ गया। अब यही होता है, जिसको क्लैरिटी नहीं होती है, देखिए उसके साथ फिर ये हो जाता है। जी, जैसे अबरार कह रहे हैं कि लव मैरिज के बाद प्यार की आग बुझ जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे सामने बहुत उदाहरण है, वैसे अबरार खुद भी उदाहरण है इस मामले में, उनकी भी लव मैरिज है। अच्छा, एक तो मैं नेक्स्ट मोमेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और ये भी मैं एक लाइन के साथ ही शुरू करता हूँ। तो सिया के लिए उसी की टीम की एक लड़की मीरा कह रही है कि उसकी मुस्कान और झप्पी पर फिदा होने की जरूरत नहीं, ये उसका जहर है। तुम कुछ नहीं जानती इस औरत के बारे में, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरी औरतों से जिस्म फरोशी करवाती है। ये तो इन्होंने एक ही आरोप लगाया, और साथ ही इस तरह का ही आरोप उसमें और था कि ये भी ऐसे इसके खुद के भी रिश्ते हैं। तो ये जो चरित्र हनन सिया का यहाँ पे दिखाया गया, तो यहाँ पे हम सिया का कैरेक्टर जानते हैं, उसका चरित्र हनन हो रहा है। वहीं इसी में एक और कैरेक्टर है तृष्णा। तृष्णा भी महिला है, लेकिन वो बिजनेस डील को हथियाने के लिए अपने रूप सौंदर्य का पूरा इस्तेमाल करती है। अब वो कैसे करती है वो आपने क्लियर नहीं किया है, लेकिन उसको हम एक बार मान लेते हैं, अगर उसको दिया गया तो हम मानते हैं दूसरे तरीके से। तो ये जो चरित्र हनन वाला जो सीन है, ये इसको कैसे आप कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ सफल स्त्रियों के केस में होता है, या ये कभी भी कहीं भी किसी के लिए हो सकता है? मुझे लगता है ये सब स्त्रियों के साथ में, कॉर्पोरेट के फोकस में अगर हम बात करें, वैसे ये सब स्त्रियों के साथ में होता है। आपके घर में जो काम वाली आती है, उसके लिए भी दूसरी काम वाली कुछ ना कुछ बोलती होती है। तो ये स्त्रियों के केस में ही है कि उनके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता ही है। कॉर्पोरेट की अगर बात नहीं करें तो भी एज अ वर्किंग वुमेन फॉर 18 years हर ऑफिस में आप देखते हैं कि आपको 2-4 लोग ऐसे जरूर मिलते हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो अफवाहें उड़ाएं और कुछ नहीं है। उनको दिन भर इधर उधर बैठ के गप्पे मारनी है, और उसमें किसी के लिए कुछ मसाला मिल गया, कुछ उन्होंने बात कर दी, वो शायद कह के निकल जाते हैं, पर उसका जो लॉन्ग टर्म असर रह जाता है टीम में दूसरे लोगों के ऊपर, या किसी की एक इमेज बनती चली जाती है, उसको लोग बोलते समय शायद सोचते नहीं है। और मैंने टीवी काम किया है, अखबार में काम किया है,
और मीडिया इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही हूँ, तो लगातार मीडिया मेरा कभी छूटा नहीं है। मैं देखती हूँ कि ये बहुत आम है। मुझे मीडिया संस्थान छोड़ने के 10-10 सालों बाद अपने अफेयर्स पता चले जो मुझे नहीं पता थे कि हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी के भी बारे में, आप किसी के साथ खड़े होकर चाय पी रहे हैं तो आपका अफेयर है, और अगर आप किसी के साथ पार्टी करने चले जाते हैं, उसके साथ तस्वीर लगाते हैं, फिर तो यकीनन आपका चरित्र खराब है, क्योंकि आप पति के अलावा किसी और के साथ जाएं, ये समाज की कुछ परिभाषाओं में जो बंधी हुई चीजें हैं उसमें फिट नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर उस तरह के एलिगेशंस लगते रहते हैं, बहुत आम है। लड़कियां अगर हम लोग देखें तो वो भी पीछे नहीं है। ये नहीं कह सकते कि पुरुषवादी समाज में सब कुछ पुरुष ही कर रहे हैं, उसी में जो फूली फली लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो इस पूरी परंपरा को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाती हैं। अब आती है तृष्णा की बात। तो जो तृष्णा के लिए लिखा गया है वो भी एक कि ऑफिस में ऐसा कहा जाता है, यानी उसके बारे में भी यह अफवाह है। तृष्णा बहुत बिंदास है, वो उसकी इच्छा है, मतलब उसको भी मैं कहती हूँ कि आप जजमेंटल नहीं हो सकते। उसका अपना कैरेक्टर है, उसने तलाक लिया क्योंकि उसे नहीं रहना था, उसे कोई पसंद आता है, उसे वन नाइट स्टैंड करना होता है, वो करती है, उसे किसी के साथ रहना है, वो उसके साथ रहती है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। समाज के तौर पे हम उसको जज करने वाले या उसको कुछ भी कहने वाले कोई नहीं होते। हाँ, दूसरे षड्यंत्र कोई कर रहा है, आप वहां पे उसे भला बुरा बता सकते हैं, पर ये उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो किसके साथ अपने संबंध रखती है। तो तृष्णा को भी विलेन वो दूसरे किस्म की है, उनके कैरेक्टर के ऊपर इस तरह की कोई बात, मुझे लगता है कि मैं जजमेंटल नहीं हूँ, ये उनकी चॉइस है कि अगर उन्हें 4 लोगों के साथ संबंध रखने हैं, पूरे तौर पे उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी कंसेंट है, तो ठीक है। आपने जो बात की थी अफवाहों वाली, और इसी अफवाहें एक तो खैर हर किसी के बारे में उड़ जाती हैं, लेकिन जो ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, जो ऊपर के लेडर पे हैं, उनके बारे में ज्यादा होती है, स्पेशली इफ शी इज अ वुमन। तो वुमेन के केस में, जो सिया के केस में हमें दिखता है। अच्छा, अफवाहों से मुझे क्वेश्चन पे आते हैं, इससे पहले मुझे याद आया कि बीच में ऐसा हुआ कि मेरे को मजाक में हिंदी का थरूर कहते थे, तो कई सारे ऐसे मेरे को भी सुनने में आई कि हाँ, मेरा इधर भी चल रहा है और मेरा उधर भी चल रहा है। और मुझे दुख ये हुआ कि जितनी कही गई, अगर उसका 50% भी सही होता ना, तो शशि थरूर खुद को अंग्रेजी का नवीन चौधरी कहना शुरू कर देता। क्या हो नहीं पाया वो। तो ये होता है स्पोर्टिंग होना। तो ये जो हम बात करते हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टर एसोसिएशन के बारे में, ये सफल लोगों के बारे में, तो मुझे कई बार लगता है सोसाइटी सफल लोगों से जलती है, लेकिन प्रायः ये चीज हम स्त्रियों के केस में देखते हैं कि स्त्रियों के बारे में सवाल ज्यादा उठता है। तो मेरा थोड़ा सा मानना अलग है, और यहाँ मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। तो अंबानी को भी तो गालियां दे ही रहे हैं ना लोग। Exactly. तो जो पुरुष है उसको भी पुरुष की सफल है, तो उसको भी एक दूसरे तरीके से सोसाइटी सफल लोगों से जलती है। जो जलन है उसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, देखिए, ठीक है। कम चीजें होती हैं जिसमें जेंडर बायस नहीं होता है। पूरी इक्वालिटी से पुरुषों से और महिलाओं से जो भी सफल है, जिसे चिढ़ना है वो चिढ़ता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको पता होगा, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत बहुत नीचे है। रीजन यही है कि लोग तेंदुलकर को क्रिकेट सिखाना चाहते हैं, लोग लता मंगेशकर को गाना सिखाना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को वो सरकार चलाना वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस एक व्यक्ति की जो आपके दरवाजे पे है, आपके आसपास है, आप एक मदद कर सकते हैं, एक इंटर्नशिप लगा सकते हैं, वो आप नहीं करते। पर आप पोस्ट लिखते हैं, आप सबको सब कुछ सिखाते हैं, किसको क्या करना चाहिए, कब रिटायर होना चाहिए, खाना क्या चाहिए, गाना क्या चाहिए, सब बताते हैं। सिर्फ जो अपना कर्म है उसे छोड़ के सब करते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लोगों के पास, अभी लॉकडाउन में वैसे भी ज्यादा वक्त है, तो कोई भी व्यक्ति जो सफल है, जो अचीव नहीं कर पाता है, मुझे लगता है वो लोग थोड़ा अपने से ऊपर वालों को ज्यादा गाली देते हैं, और ये अच्छी बात है, ये आपके सफल होने की निशानी है, खुश होना चाहिए। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इससे। एक आदर्श इसमें कह रहे हैं कि आरोप के सिवा लड़कियां विभाग या अन्य किसी भी जगह किसी व्यक्ति विशेष से बनाकर रखती हैं, जिसमें कितना बनाकर रखना है उनकी ओर से दायरे तय नहीं होते। अच्छा, ये सवाल है कि कमेंट है शायद ये। ओके, तो फिर हम इस कमेंट पे, उनके विचार पे हम कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, मतलब अपने अपने विचार हैं, डिपेंड करता है, ये तो लड़की टू लड़की डिफर करता है कि वो क्या चाहती है। अब ये सफल महिला के ऊपर ही हम जो जलन की बात कर रहे हैं, इसी में आपकी किताब से मुझे एक लाइन और थी जो मुझे पढ़ने के बाद मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअली सोसाइटी की बड़ी सच्चाई है, और ये फिर से मीरा की तरफ से है, और ये सिया के लिए।
जो कि कंट्री हेड है, जो अभी जुड़े हैं उनको था सिया कंट्री हेड है और ये उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठे हैं। अरे उसे काम करने की क्या जरूरत है, उसे अपना वक्त ही बिताना है तो किसी एनजीओ से जुड़ जाए या अपने पति के बिजनेस में हाथ बताए। अब ये जो एक थॉट प्रोसेस है कि एक तो लोगों को लगता है कि मेरे हिस्से की नौकरी खा गई, ऐसा उसने एज्यूम किया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं पहुंचती, लेकिन ये जिसका पति पहले से कमा रहा है तो ये जॉब क्यों कर रही है, यानी जिसका पति कमा रहा है, हमारे जैसा कमाने वाला पति हम बोलते हैं, वो काम न करे। लेकिन ये सोसाइटी का थॉट पहले मुझे लगता था शायद मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये अमीर लोगों की सच्चाई है, जिनके बड़े बिजनेस है उनकी पत्नियां बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाती हैं। नीता अंबानी भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। तो ये सिर्फ कुछ एक केसेस हैं या वाकई आपको भी लगता है, जो आपका मीडिया का एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों से मिली है, आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं हर सोसाइटी के हर सर्कल में हम महिलाओं को एक जगह बांध के रख देना चाहते हैं कि आप सिर्फ यही तरह का काम करें, एंड इट इज इन ईच इनकम ग्रुप? एक्चुअली सारी इंडस्ट्रीज में देखे, मैं एजुकेशन और मीडिया दो इंडस्ट्री के बारे में तो कह सकती हूँ इस चीज को पूरे तौर पे, कि जो भी बड़ी पोजीशंस होती हैं उसमें हार्डली हम लोग कोई एक दो नाम देखते हैं, हम उन महिलाओं को नहीं देखते। जबकि जो नीचे वर्कफोर्स है उसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं, पर जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचते जाते हैं, कुछ लोग करियर क्योंकि बहुत डिमांडिंग है छोड़ देते हैं, और कुछ लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते जिनकी एबिलिटी थी उसके बावजूद। पे स्किल्स देख लीजिए, वो एक जैसे नहीं होते, किसी भी इंडस्ट्री में उठा लीजिए, एकेडमिक्स में भी और सिमिलर है मीडिया में भी, और ऊंची पोजीशंस के ऊपर आपको महिलाएं नहीं मिलती हैं। अब ये बात जो सिया की है, ये बड़ा एक अगेन सोसाइटी के नॉर्म्स से बड़ा अलग हो जाता है। जिसका बिजनेस सेटअप इतना बड़ा हो, वो औरत बाहर जाके दूसरी कंपनी में काम करे, तो आप कॉम्पिटिटर के यहाँ काम कर रहे हैं, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, तो कुछ आपके ऊपर अलग से सवाल और लांछन लगने शुरू हो जाते हैं। और ये एकदम सत्य है। जितनी आप महिलाएं देख लें, मैं नहीं देखती हूँ कि इवन वो अपनी ही कंपनी में या पति की कंपनी में सीईओ सीएफओ भी हैं, सबके सब एनजीओ चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आईपीएल छोड़ दीजिए आप नीता जी का, तो प्रॉफिट मेकिंग कुछ नहीं है, दुनिया का भला करने में सब लगे हुए हैं। अपनी इच्छा होनी चाहिए, शायद किसी का मन करता होगा कि हम भी कुछ काम करें। हर किसी को समाज सेवा ही करनी हो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, पर सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शायद एक समाज का नॉर्म है कि आप बड़े घर की बहू हैं, बेटी हैं या बहू हैं, तो आपको करना ही करना है। शायद वो जो मिडिल क्लास थॉट है ना, वो मुझे लगता है ऊपर भी जाता है। मिडिल क्लास में क्या होता है कि हम सब जानते हैं, जब हम देखते हैं अपने बेटे के लिए, अपने घर के किसी लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं, अगर कामकाजी लड़की ढूंढते हैं तो पहली कोशिश होती है स्कूल टीचर मिल जाए, ताकि वो सुबह स्कूल जाए और 2 बजे वापस आ जाए तो घर में आके खाना बनाए। मुझे लग रहा है कि कहीं यही वाला थॉट प्रोसेस जो है ना, ये ऊपर के सेगमेंट में भी है कि स्कूल टीचर उनको नहीं चाहिए, वो तो क्या कमाएगी, तो कार का ईएमआई खर्चा चला जाएगा फीस का। वो सोचते हैं एनजीओ चला लो। एनजीओ चलाने में तो क्या होता है कि भले घर में काम कर रही है, मेड काम कर रही है, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, पर दिन आप वापस आ जाओ, तुम कीप एन आई। मुझे लग रहा है कि शायद ये सोच के उनको लगता होगा एनजीओ थोड़ा संभालने के लिए, यस संभालने के लिए कोई जना चाहिए होता है। अभी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं अपनी माँ का, मेरी माता जी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रही हैं, प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई हैं। हमने जीवन भर अपने रिश्तेदारों से बहुत बातें सुनी, क्योंकि मम्मी घर पे होती नहीं थी। पहले तो उनका ट्रांसफर बाहर था लखनऊ, वो बहुत बाद में आई, पर जब होती भी थी ना तो उनका टाइम किचन और स्कूल के अलावा और कहीं होता नहीं था। मतलब हम लोग को पढ़ाना बैठाना वो सब कभी उनके पास में वक्त नहीं रहा। पर जो घर में आते थे लोग, वो हमेशा 2-4 लाइनों में ना कह के जाते थे कि अरे ये ऐसे साफ नहीं है, ये यहाँ पे ठीक नहीं रखा है, घर उतना ठीक से परफेक्ट नहीं होता है, वर्किंग वुमेन का घर ऐसे ही रहता है। तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, वो जुड़ा होता है कि वर्किंग वुमेन ने घर संभालना चाहिए, पति इतना अच्छा कमाता है, क्या जरूरत है, क्यों जाना है। इवन मैं आपको बताऊं, अभी पिछली कंपनी में जहां मैं काम कर रही थी, वहां जो मेरी बॉस थी वो महिला थी, ठीक है, और उसके बावजूद कभी भी वो रेस देने की बारी आती थी ना, जैसे वो मार्च में एक टाइम आता है जब आप सबको कुछ सैलरीज आपकी बढ़ती हैं, तो उनका हमेशा ये कहना होता था, विनीता अनुराग का तो बहुत अच्छा काम है, तुमको क्या जरूरत है यार। मतलब मैं चैरिटी कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा काम, मेरा 10 घंटे काम करना सब बेकार है, क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा कमाता है, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी तरह के रेज की आवश्यकता नहीं है। ये उन्होंने मान रखा था, और वो स्वयं महिला थी, लॉरेटो कॉन्वेंट से पढ़ी हुई, MBA महिला, और उसके बाद में उनका ये हाल था। तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी मुझे लगता है कुछ है, और हायरिंग में भी उनका ये रहता था कि जो लड़की आप हायर कर रहे हैं वो माँ बनने वाली तो नहीं है, जल्दी में शादी तो नहीं हुई है, चली तो नहीं जाएगी, मतलब 2 साल रुके, देर तक काम कर पाए।
तो या तो लड़के हायर करो, और लड़कियां करो तो देखे रहो कि शादी तो नहीं होने वाली है। इस मामले में अभी मतलब बाहर के देशों में थोड़ा सा ये डाइवर्सिटी हाँ, और इंक्लूजन का डिस्कशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या राइट, होता है कि आप ये सवाल पूछ नहीं सकते कि ऑफ अगर कोर्स। कि आपकी शादी हो चुकी है कि नहीं हुई है, या आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, इस तरह की बातें आप नहीं पूछ सकते। और वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी कंपनीज अगर आ करना जाए तो शुरू करें बेहतर, तो आ कर जाए तो सकेंगी। बेहतर है। जी। तो अब चूंकि बात प्यार मोहब्बत की थी, तो मैं एक बार फिर से प्यार पे आता हूँ। और इसमें एक हम्म, करेक्टर है इसमें, अभिज्ञान, जिससे मैं एक्चुअली काफी जेलस हुआ। और मैं ऐसा हमेशा बनना चाहता था कि आदमी गिटार भी बजाता हो, आदमी गाना भी गाता हो, और खूब है ना? मजाक भी कर देता हो, और उसके चारों तरफ इतनी लड़कियां घूमती हैं। तो मैं ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इसलिए मुझे अभिज्ञान से थोड़ी जेलसी हुई। तो अभिज्ञान जी, ने एक और चीज बड़ी इसमें अच्छी कही, वो शादी नहीं की था, शायद 40 के आसपास का एज है, हमारी जी, जिसकी याद था। तो ये कहता है कि इस खूबसूरत जिंदगी को किसी एक पर क्यों बर्बाद करना। अब ये जो प्यार की पूरी डेफिनेशन है, इसमें अलग कहीं चला गया। और कल ही हाँ, परसों मैं एक मूवी देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। हालांकि घटिया मूवी थी, मत देखना। लेकिन उस मूवी के अंदर भी जो कैरेक्टर है, उसे मानना है कि 7 हफ्ते का प्यार होना चाहिए, कि उसके बाद तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये अच्छा। अभिज्ञान जैसा जो कैरेक्टर है, खूबसूरत जिंदगी एक जी, ही पे, क्योंकि बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, जब आप सीरियस बात करने लगते हैं तो आपको कई जी, बार रियलाइज होता है कि क्या वाकई हमें शादी की जरूरत है, क्या इस इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। और क्या आपको एक प्यार कई बार नहीं हो सकता, आपको बहुतों से बहुत बार प्यार हो सकता है, अलग अलग तरीके से। वो एक बार प्यार वाला, मुझे लगता है कवियों ने ना दुनिया को बेवकूफ बनाया, वैसा कुछ नहीं होता, आपको कई बार हो कवियों ने सकता नहीं, ये सब कुछ बॉलीवुड फिल्मों का देन है, वरना कवि आप देख लें अपने और लेखक देख लें तो 2-4 शादियां आम है। है। अच्छा, मैं भूल गया कि आप कवि, मतलब खुद आप भी कवि निर्मल हैं, वर्मा तो जी आप को देख मुझे। लीजिए। जी। नहीं, देखिए, वो बातें जो है वो ऐसी करेंगे कि मतलब वो प्यार एक जी, बार वाला टाइप का, हाँ, लेकिन ठीक है, हम्म, बॉलीवुड भी हो सकता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई वो रिलेशनशिप आपको कई बार कई तरीके का प्यार हो सकता है? अब इसका जवाब दें, फिर इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है जो आपकी किताब में आता है, या मैं उसको जोड़ ही जी, देता हूँ, साथ ही जोड़ देता हूँ, और वो है ठीक, प्लेटोनिक लव, जो आपने कहा। ओके, जी, प्लेटोनिक लव जो है वो कंसेप्ट मैंने कई बार सुना, लेकिन मुझे उसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि ये होता क्या है। ये वाकई होता है, ये अट्रैक्शन ही है, या फिर ये होता है कि यार जिसको पा नहीं सके वो प्लेटोनिक लव बना दिया कि चलो दोस्त ही बन जाते हैं। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर नहीं, खट्टे नहीं, हैं। तो आप मैं ऐसा ये नहीं दोनों है। चीज आपसे जानना चाहूंगा। जी। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो पहले हम लोग अभिज्ञान से शुरू करते हैं। तो अभिज्ञान जी। के कैरेक्टर में अगर आप जाएँगे, तो उसने बड़ी शिद्दत से पहला प्यार किया था अपना, हम्म। और उसमें उसे बहुत बुरा धोखा मिलता है, और क्योंकि उसे बहुत धोखा मिला है, इसलिए कहीं पर उसे ये एक डर है जो रिलेशनशिप्स को और कमिटमेंट को लेकर उसके अंदर आ गया है। तो वो बहुत थोड़े समय के लिए रिलेशनशिप्स रखता है, मौज-मस्ती कर ली, और जहाँ पे उसे लगता है कि कहीं पर बंधन है, वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसे दोबारा ज़िंदगी में धोखा नहीं चाहिए। और उसको उसने एक अपनी एक इमेज बना ली है, एक वो कैसानोवा की उसकी इमेज है, जिसके पीछे वो दरअसल अपना बहुत सारा दर्द छिपा के बैठा है, जो उसे प्यार में धोखे के रूप में मिला है। क्योंकि चाहता तो हर व्यक्ति स्टेबिलिटी चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो आपका नौकरी में हो, चाहे ज़िंदगी में हो, चाहे प्यार में हो, स्टेबिलिटी सबको चाहिए। लेकिन क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था, कहीं उसे कमिटमेंट का डर है। इसलिए वो हँसी-मज़ाक में और बने रहने में, मौज-मस्ती में एक दिखाता है कि क्यों इतना बर्बाद करना है, जितने लोग मिलते हैं, मिलते चलो, अच्छे लोगों के साथ रिलेशंस रखो और किनारे हो जाओ। पर जब उसे प्यार हुआ, तो किस कदर हुआ? जब उसे सिया से प्यार हुआ, तो किस कदर हुआ? उसे खुद पता नहीं चला, और उसने खुद को बहुत रोका, बहुत समझाया, और कई बार उसको ये भी डालने की कोशिश करी कि नहीं-नहीं, टोटल फिज़िकल अट्रैक्शन है। उसने अपने आप को बहुत समझाया कि कुछ नहीं है यार, फिज़िकल अट्रैक्शन है। लेकिन उसको नहीं अंत में समझ में आया। तो अब प्लेटोनिक पे आते हैं कि जब ऐसे प्यार हो जाता है ना, एक ही धुन रहती है। आपको कुछ और समझ नहीं आता, कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं देता। जो शायद 16 साल की उम्र में प्यार में होता है, वो 40 साल की उम्र में भी प्यार में होता है। जब प्यार होता है, तो इसी तरीके से बेपनाह, बेलगाम इसी प्रकार से होता है। प्लेटोनिक जो है, ये अभिज्ञान ने तो मजबूरी में अपनाया, जो जिस तरह से मैंने लिखा है उससे भी आपको लगेगा। एज़ सच वो प्लेटोनिक था नहीं, वो बहुत ज़्यादा चाहता था। और प्लेटोनिक में क्या होता है, सिर्फ़ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं होती है, आपके बीच में कोई फ़िज़िकल इंटिमेसी नहीं है, बाकी आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक-दूसरे के ऊपर बहुत आपकी जान कुर्बान है, आप एक-दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं, सब कुछ है, बस फ़िज़िकल इंटिमेसी की एब्सेंस। ऐसा प्लेटो ने अपने
किताब में कहा है और वहीं पर से वर्ड प्लेटोनिक आया है। पर उन्होंने इस चीज से मना नहीं किया है कि पूरे तौर पे फिजिकल डिजायर्स एब्सेंट होती हैं, क्योंकि इंसान है, एक मर्द एक औरत है, अट्रैक्शन होगा ही। जिसके बीच में इतनी अच्छी दोस्ती होगी, इतनी समझ होगी, एक दूसरे को इतना समझते होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन 100% होगा। पर आप अपने आप को कितना काबू करते हैं, कितना कंट्रोल करते हैं, वो पूरे तौर पे आपके अपने ऊपर है। प्लेटोनिक नहीं होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो एक राधा कृष्ण वाला प्यार होता है, अगर भारतीय परिभाषा उसकी लेकर हम आए, जी पवित्र वाला प्यार जिसे बोलते हैं, पवित्र का मतलब इंडिया में पवित्र का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बहुत प्यार करें, पवित्र का मतलब है बस टच नहीं करना है, बाकी सब ठीक है। तो वो जो पवित्र वाला प्यार है वो प्लेटोनिक में गिना जाता है, जिसे हम राधा कृष्ण की तरह से प्यार बोलते हैं। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त जो अपोजिट जेंडर का हो, पर आपका वो मैन फ्राइडे भी हो, आपकी वक्त जरूरत हमेशा सबसे पहला नाम जिसका जहन में आता है, जब रोते हैं तो सबसे पहला कॉल जिसका आता है बिना बताए, आपकी आवाज के अंदर की जो वो उदासी है वो कौन होता है जो सुन लेता है बिना बताए, आंख के अंदर झांक कर कौन पढ़ लेता है कि नहीं बहुत रोए हो बेटा, जो हंस रहे हो वो सही नहीं है। तो वो है ना, वो उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतनी आत्मीयता, उतना संबंध, वो प्लेटोनिक प्यार है। लेकिन ये चीज तो दोस्ती के साथ भी हुई ना, दोस्त भी ये चीजें समझ रहे थे। और मुझे यहीं पे जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहा वो प्यार और दोस्ती वाले में, मुझे यही कंफ्यूजन रहा कि क्या वो दोस्ती है या प्लेटो में बेवकूफ बना गया। नहीं, अपोजिट जेंडर एक चीज कही गई है। अगर मित्र जैसे इतने सालों में बहुत सारे मित्र होते हैं, और एक तो अपोजिट जेंडर है, सेम तो दोस्तों सहेलियों में होता ही है, उसके अलावा भी अगर एक अपोजिट जेंडर में देखें तो अट्रैक्शन की एब्सेंस नहीं मना है, क्योंकि प्यार तो बहुत होता है। किसी की खुशी से, किसी के दुख से इतना फर्क पड़े तो प्यार तो है, वो खाली दोस्ती तो नहीं है। दोस्ती में इतना नहीं होता, प्यार में होता है कि तड़प जाते हैं आप, कि कोई इंसान परेशान है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप तड़प जाते हैं। वो तड़प उतनी हर किस्म में दोस्ती में नहीं होती, वो प्यार में होती है। लेकिन हाँ, बस वही है कि प्लेटोनिक है तो संबंध थोड़ा दूर दूर से है, एक दूसरे के लिए हैं भी पर फिजिकली उतना करीब भी नहीं है। अब एक बार फिर से वो रिलेशनशिप पे आता हूँ। यहाँ पे एक जगह पे सिया का जिक्र है कि उसका जो पूरा सर्कल है, यश जो उसका पति है, उसके दोस्त और उनका परिवार, वही उसका सर्कल है। और ये नॉर्मली हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ही कॉमन चीज देखने को मिलती है कि लड़कियों की फ्रेंड्स जो है शादी के बाद नहीं रहती। लड़कों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मैं तो कोएड में पढ़ा हूँ, बड़ा मुश्किल है अपने क्लास की लड़कियों से बात कर पाना, लेकिन वो नहीं है लेकिन लड़कियों की लड़कियां सहेली भी नहीं रह पाती है। तो ये कहीं ना कहीं, यहाँ तो कहीं खैर आपकी कहानी में यश का थोड़ा सा इसमें प्रभाव है, और बहुत से हिंदुस्तानी परिवारों में शायद कहीं न कहीं पति या ससुराल का दबाव होगा, लेकिन क्या ये सिर्फ ससुराल या पति का दबाव है, या आपको लगता है कि स्त्रियां भी शादी के बाद कहीं के मानसिक रूप से इतना चेंज हो जाती है कि एक नई दुनिया ही अपना बसा लेना चाहती है और पुरानी दुनिया से दूर हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नई दुनिया बसा लेती हैं और पुरानी से दूर हो जाती हैं। एक्चुअली ना वक्त की बड़ी कमी हो जाती है, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, और भारत में शादियां बड़ी जल्दी हो जाती हैं। मेरी अपनी शादी 23 साल पे हो गई थी, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं बाल विवाह हुआ था। तो इतनी जल्दी आपकी शादी हो जाती है, आप नौकरी देख रहे होते हैं, करियर देख रहे होते हैं, उसमें जिम्मेदारियां देख रहे होते हैं, उसके बाद खुदा न खास्ता आप बच्चे भी पैदा कर लें, तो आपके पास उतना वक्त नहीं होता है जितना दोस्तों को देने के लिए चाहिए। तो कहीं कहीं दायरे सिमट जरूर से जाते हैं। अच्छा, जिन लड़कियों के साथ जो संगत होती है वो भी कहीं अपनी परिवार में जाके बिजी हो जाती हैं, नई चीजें नए माहौल में ढल रही होती हैं, अपने अलग चैलेंजेस को फेस कर रही होती हैं, तो इतना कनेक्ट करने का वक्त नहीं होता। पर मैंने देखा है, आप जैसे 40 के पार वापस आके सब मिलना, एक दूसरे को ढूंढना, जब थोड़े थोड़े फ्री हो जाते हैं शुरू कर देते हैं, कनेक्ट करना वापस शुरू कर देते हैं। लड़कों के साथ फिर वही भारतीय माहौल, हमारा समाज, लड़कों के साथ दोस्ती ससुराल वालों को एक्सेप्ट हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी पति समझदार हो सकता है, हर किसी का नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं कि लड़कों से इतनी दोस्ती, इतनी बाजी। 4 बार अगर मैसेज आ गया किसी का, तो लोग, इसमें मैंने एक पूरा एक कॉन्वर्सेशन लिखा है, और मैं सिर्फ इसी को एस्टैब्लिश करने के लिए लिखना चाहती थी, कितना लोग दूसरों का फोन चेक करते हैं रिलेशनशिप में। एक फॉरवर्डेड मैसेज के ऊपर कितना बवाल आपस में हो जाता है। देखना क्यों है, इतना जानना क्यों है, क्यों मैसेज आ रहा है, क्या हो रहा है। भरोसा रिलेशनशिप में नहीं है तो जरूरत क्या है ऐसे प्यार की, ऐसे रिलेशनशिप की।
तो दायरे हाँ सिमट जाते हैं, लड़कियों के बिजी वो हो जाती हैं, पर जो लोग चाहते हैं वो बना के रख भी लेते हैं। ये शायद पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता होगा। जी ये आप 40 के बाद फ्री होने का ढूंढने का कह रहे हैं, तो ऐसा तो हुआ है। जैसे हम लोग स्कूल के बहुत सारे दोस्तों के, क्रश के या प्रेमिकाओं के भी संपर्क में, और वो भी अपने क्या बात है, में आ गए। क्या चाहिए और बताइए 40 की उम्र में और क्या चाहिए? नहीं, दिक्कत यहाँ है कि पहले क्या होता है कि शादी में, नई शादी जब होती है ना, तो आदमी बेवकूफी में बता देता है कि मेरा इधर क्रश था या अफेयर था। वो जमाना जब शादी हुई तब और कुछ नहीं था, फेसबुक नहीं था। अब क्या हो रहा है, बीवी को नाम तो याद रह गए हैं और उसके बाद फेसबुक आ गया, उसके ऊपर से खटकता है कि क्या दोस्ती ही है या ये प्लेटोनिक लव चल रहा है तुम्हारा। नहीं, प्लेटोनिक वाले में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन हाँ महिलाओं के साथ ये चीज है ना, वो इमोशनली भी किसी व्यक्ति को बांटना नहीं चाहती हैं। ये मैं मतलब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि आपका इमोशनल कनेक्शन भी किसी और व्यक्ति के साथ बाहर हो और उनके साथ ना हो। ये प्रेम में सबसे बड़ा डाका इमोशनल कनेक्शन किसी और के साथ हो जाना है, तो ऑफ कोर्स नजर तो फिर रखी जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड। तरुण गोस्वामी जी पूछ रहे हैं कि प्यार में पवित्रता की कौन सी शर्त पूरी होनी जरूरी है, देह की पवित्रता या मन की? मतलब देह की नहा के तो आना चाहिए यार तरुण भाई, देह की पवित्रता तो मेरे को तो समझ में आती है। जब भी आओ नहा के आओ, तो बाकी जवाब जो है देंगी आपके सवाल का। देखिए एक्चुअली समाज में, और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस किताब को लिखने के पहले मैंने पूरा एक बड़ा सा सर्वे किया था और बहुत सारे कंट्रीज में डिफरेंट महिलाओं को भेजकर उनसे पूछे थी कुछ चीजें, और उसी के बेसिस पे मैंने इस किताब को कंपाइल किया था। तो देह की जो पवित्रता की बात हो रही है, अगर आप चाहे फॉरेन में ले लें चाहे इंडिया में ले लें, इसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया जाता है। देह को दरअसल नारी के मन से ऊपर मान लिया जाता है, उसी को एक मापदंड बना लिया गया है उसके चरित्र का। देह की जो पवित्रता है वही तय करेगी कि वो कितनी महान है, कितनी अच्छी है। और पवित्रता कैसे, कि कितने व्यक्तियों के साथ रिलेशन रहा या नहीं रहा, एक व्यक्ति के साथ रहा या मल्टीपल के साथ रहा, उसी प्रकार से उसके चरित्र का जो हनन है, जो एक एसेसिनेशन है, वो शुरू हो जाता है। तो देह की पवित्रता बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पे देह को बड़ी प्रायोरिटी दी गई है, उसको सबसे ऊपर माना जाता है। खास करके अब सीता जी इससे नहीं बची, 2 बार आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और मुझे लगता है, और मैंने किताब में लिखा भी है, कि उनकी यही वजह थी कि उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा है, धरती में समा जाना बेटर है, इनफ, बहुत हो गया। कितनी बार आप अपने आप को प्रूव करेंगे, बार बार एक औरत अपने चरित्र के लिए कितनी बार प्रमाण पत्र देगी। और चरित्र क्या सिर्फ और सिर्फ देह से होता है? नहीं होता है, बहुत सारी चीजें काउंट होती है। करता कौन है? उंगली तो वहीं पे, क्वेश्चन मार्क वहीं आ जाता है। 2 लोग तस्वीर में मुस्कुराते हुए साथ दिखते हैं और वही दोस्त मतलब अच्छे सवाल भी पूछते हैं, अच्छी चीजें भी लिखते हैं, बहुत अच्छी फेसबुक पोस्ट लिखने वाले लोग भी व्हाट्सएप में जाके कोई भद्दा मजाक भेज देते हैं कि भाई क्या बात है, बहुत हॉट व्यक्ति के साथ घूम रहे हो। तो ये जो ये मानसिकता है ना, सारी समस्या इसके साथ में। जो देह की पवित्रता है, ये हमारी अपनी मानसिकता से निकली हुई है, क्योंकि लोगों को ये पीठ पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्या शादी करना जरूरी है? और ये लिविंग के साथ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। लिविंग नहीं रहा जा सकता, ये सब वही वाला है कि एक खूबसूरत जिंदगी को एक पल के बर्बाद करना। परमजीत आप ना स्वतंत्र हैं, देश भी स्वतंत्र है और आप भी स्वतंत्र हैं। पूरे तौर पे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन में आपका भरोसा है, नहीं आपको लगता है ऐसे आपकी जिंदगी अच्छी चल सकती है, प्लीज गो फॉर इट। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं उनको समझाती हूँ इस चीज के लिए, रिलेशनशिप्स जरूरी नहीं है, शादी जिंदगी का अंत नहीं है। मेरी कहानी में मेरी नायिका को मैंने लास्ट में शादी नहीं कराई, क्यों करनी है यार? एक जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए एक आदमी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, एंड वाइस वर्सा, किसी आदमी की जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए किसी औरत का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप खुश हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी ऐसे बेहतर चल रही है, प्लीज आप उसको बिल्कुल जिए, वैसे जिए जैसे आप जीना चाहते हैं। तो अब मेरे पास किताब से जुड़े जो है सवाल खत्म हो गए हैं यार। जोर से बोलो सत्येंद्र भाई। अच्छा, सत्येंद्र भाई कह रहे हैं जोर से बोलो, मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरी तो आवाज नहीं आ रही है? मेरे आपकी नहीं, आपकी भी आ रही है। मैं नहीं, मुझे कह रहे हैं वो थोड़ा जोर से बोलूं। अच्छा, तो मेरे पास किताब के सवाल खत्म है। किताब से जुड़ा मैं वैसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, जो किताब से कम और कैरेक्टर को किस तरह से बिल्ड किया जाता है, एक राइटर से एक सवाल है। तब तक आपके पास कोई सवाल है तो आप वो सवाल पूछें,
और मैं सवाल पूछता उससे पहले सवाल आ गया है, पवित्रता के मानक क्या है? सबके अपने अपने मानक हैं, कौन किस चीज को कैसे लेता है। आपके लिए जैसे पवित्रता से अलग हटके दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए। एक मेरी सिख मित्र है, ठीक है, तो उसके लिए सिगरेट पीना क्राइम है पर दारू पीना क्राइम नहीं है। हर किसी के अपने मानक हैं और उस मानक के ऊपर आप किस प्रकार से चीजों को मापते हैं और कैसे उसे आगे ले जाते हैं, ये पूरे तौर पे आपकी सिचुएशन, आपकी अपनी मेंटल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना सिगरेट से नुकसान है उतना शराब से भी नुकसान है। दोनों में कुछ गलत नहीं है अगर आप उसको लिमिट के अंदर कर रहे हैं, पर कोई भी चीज अति से ज्यादा कर रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो ये मानक आपको स्वयं सेट करने की आप क्या सोचते हैं। मेरे लिए पवित्रता मन की पवित्रता है। आप किसी को चीट ना करें, आप किसी का फायदा उठाने के लिए और धोखा देने के लिए उससे संबंध इसलिए न रखें क्योंकि आप कुछ बन जाएंगे। 4 लोगों के साथ अच्छी तस्वीर लगा लेने से, फेसबुक पे चमका देने से आपका नाम आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मित्र बोल के चीट करें, वहां प्रॉब्लम है, वो पवित्र नहीं है। आपको किसी व्यक्ति से फिजिकल अट्रैक्शन है पर आप अच्छे अच्छे मैसेज भेज के थोड़ा पहले ये एहसास कराते हैं कि आपको प्यार हो गया है, ये चीटिंग है, ये पवित्रता नहीं है। तो आप अब थोड़ा साफ रहें, मन साफ रखें। मन का साफ होना ही पवित्रता है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और ये सोच अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है, मेरी ये सोच है। मैं इसमें आपसे काफी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि देह की पवित्रता मतलब क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं आपकी नीड है, वो ह्यूमन नीड है। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो शादी भी हुई है वो भी तो कहीं से ढूंढ के लाए हो यार, चाहे लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो आपने कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वो पवित्र हो गया और अगर किसी का किसी और से रिलेशन है तो वो नहीं है। मुझे लगता है कि वो मेन चीज जो आपने कही कि मन अगर आपका साफ है किसी भी रिलेशनशिप में, आप वो रिलेशनशिप किसी उद्देश्य से नहीं कर रहे, किसी लाभ की दृष्टि से नहीं कर रहे, तो वो ठीक है, वहां पे फिर आप पवित्र हैं। इसके अलावा मतलब दैहिक पवित्रता जैसा कुछ नहीं होता, नहा लो हम सब पवित्र हैं, उसके बाद नहाने से ज्यादा पवित्रता कुछ भी नहीं है। बाकी अगर वैसे ही अगर देखा जाए जो आप कह रही थी, तो फिर मुझे लगता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्यार बड़ा वो था, हाथ पकड़ ले तुम्हारा, और कितने प्यार से पूछता है एटलीस्ट हाथ पकड़ ले तुम्हारा। कंसेंट, हाँ, कम से कम पूछ कर तो हाथ पकड़ रहे हैं, जी, पूछ कर हाथ पकड़ रहे हैं और सामने से बता कर पकड़ रहे हैं। वरना तो आप देखिए लोग, आप देखिए ना 4 दिन होते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक में देखते होंगे, आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं इस चीज से कनेक्ट करेंगी, जिन लोगों को आप नहीं जानते। आमतौर पे मैं जोड़ती नहीं थी, पर क्योंकि अब किताबें हैं तो मुझे लोगों को ऐड भी करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, आप कहाँ से हैं, उसके बाद 2 दिन और 2 हफ्ते मैक्सिमम में एक आई लव यू आ जाता है। और आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, तस्वीरें देख के किसी को कैसे प्यार हो गया। जब ऐश्वर्या राय, कटरीना, क्या समझ में आता है, वो पब्लिक लाइफ में है, सेलिब्रिटी है, उनका काम है, पर कोई भी व्यक्ति आता जाता आपको आई लव यू बोल जाता है, तो आप सोचते हैं कि अच्छा ये भी प्यार है। हो सकता है कि ये भी एक डायमेंशन है जो शायद अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, पर है तो ही। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 2 हफ्ते में आके आई लव यू बोल रहा है, इस फेसबुक की जितने दुनिया को जानता हूँ, वो शरीफ आदमी है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के 2 घंटे के बाद लोग आई लव यू भेज देते हैं। ओहो, बहुत लेट है फिर तो। हाँ, वो तो बेचारे शरीफ है। नहीं, लेकिन जिससे बातचीत ही ना हुई हो ना, समस्या वहां पे है। जी, हेलो 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 15 बार आया है और उसके बाद आई लव यू आया है, तो फिर तो समस्या है ना। मतलब बात नहीं हुई, आप किसी को जानते नहीं, प्यार कैसे हुआ। जी। अरुण शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्या संबंधों की गोपनीयता बनाए रखना भी पवित्रता है? हालांकि इस पे विनीता जी क्या कहेंगी ये पता नहीं, मैं लेकिन इस पे थोड़ा सा जवाब जरूर देना चाहूंगा कि संबंधों की गोपनीयता मतलब हम किस चीज की गोपनीयता की बात कर रहे हैं, क्या ये कुछ गलत है, क्या ये सही है? आप अगेन वही सारी बातें हैं कि आप रिश्तों को देखते कैसे हैं। आप एक दोस्ती को, आप अगर हम दोस्त हैं और कोई किसी को उसको जो है रिलेशन ही मान ले, जैसा हम इतनी देर चर्चा कर रहे थे कि कोई किसी से दोस्त भी है तो हमने उसके रिश्ते, उसकी अफवाहें उड़ा दी है, तो वो गोपनीयता सबके लिए अपना अपना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से दोस्त हैं या आप किसी को पसंद करते हैं, अगर मुझे कोई क्रश है, मेरे को भैया खुल के बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती कि क्रश है और मेरी बीवी को पता रहता है, तो उसमें क्या गोपनीयता रखते हैं। लेकिन हो सकता है किसी के लिए होती हो, उसको लगता है कि यही ठीक है। विनीता जी, आप इसको कैसे देखती हैं? मैं कहना चाहूंगी रिश्तों में विश्वसनीयता बहुत ज्यादा जरूरी है।
गोपनीयता फिर सेकेंडरी है, लेकिन जो एक चलन है, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ और बीए थर्ड ईयर और एमए के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो एक जो एक किस एंड टेल का कल्चर है ना, जैसे एक टिक मार्क है, हमने ये कर लिया, हमने वन नाइट स्टैंड कर लिया, टिक मार्क, हमने ये कर लिया, इसका टिक मार्क, जो ये वाला एक कल्चर है, उसमें मुझे लगता है कि गोपनीयता भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें प्यार है, ये पब्लिक है, ठीक है, पर आपके बीच में अगर कुछ इंटीमेट मोमेंट्स हैं वो आप पब्लिक करते हैं, उनकी गोपनीयता नहीं रखते हैं, तो ये दूसरे व्यक्ति के साथ में छल है, एक किस्म की चीटिंग है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो रिश्तों में विश्वसनीयता और विश्वास बना रहे, उसके लिए आपको एक दूसरे का भरोसा तो बनाए रखना पड़ेगा। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं मुझे आई लव यू नवीन चौधरी जी, आई लव यू टू सर। तो अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ, तब तक आप लोगों के और सवाल को पूछिए। इसमें आपने अभिज्ञान के कैरेक्टर में दिखाया है जब वो बात कर रहा है सिया के साथ, ये उसके रूम में सिया अपने आप में बात कर रही है और सिया को होठों पे उंगली रख के कहता है चुप हो जाओ। सिया उसकी बॉस है और एक तो ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बन सकता है, वो एक सेकंड बिल्कुल अलग कर देते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, मैं एज अ राइटर अगर मैं इसको या एज अ रीडर भी मैं इसको देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इस एक लाइन के जरिए, क्योंकि उससे पहले जो उसका पूरा पर्सनैलिटी बताई गई है कि गिटार बजाना, गाना गाना, लोगों से हंसी मजाक करना, वो कहीं ना कहीं एक ओपन और खुश मिजाज व्यक्ति की है। और ये कहीं ना कहीं उसके एक डेयरिंग नेचर को भी दिखाता है, जहाँ पे कि वो उसके होठों पर उंगली रख देता है। हालांकि मुझे एकदम से लगा था कि ये एकदम से उसने ऐसा कैसे किया, पर करेक्ट ऐसा कैसे कर दिया, हाँ, कैसे हाँ, कर दिया, लेकिन वो कर सकता है। अब यहाँ पे मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह से हम दिखते हैं, आप क्या ये कैरेक्टर के उस स्ट्रांग जो उसका थॉट प्रोसेस या स्ट्रांग उसका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है, उसको बिल्ड करने के लिए इसको लिखा जाता है, या आप कैरेक्टर को अगर और डिफाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसको कुछ एक्शंस में और कुछ पैराग्राफ्स में दिखाया जाए? आप किस तरह से उसको प्रेफर करते हैं? फिल्मों के अंदर जैसे बड़ा आपको होता है, फिल्मों में तो आपको सारी चीजें एक्शन में ही दिखानी है, लेकिन राइटर के पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप डायलॉग में दिखा दें और या फिर आप राइट। तो मैं बोलूंगी जब मैंने पहले किताब का जो पहला ड्राफ्ट लिखा था, वो ड्राफ्ट काफी हद तक लोगों ने मुझे बोला कि स्क्रीन प्ले है, ये किताब नहीं है। उसे किताब बनाने में मुझे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वो वाकई स्क्रीन प्ले था। टीवी में काम करने का शायद असर है, और टीवी पत्रकारिता ही मैं पढ़ाती हूँ, जो मैं लिखती हूँ वो सीन में लिखती हूँ, जैसा मुझे दिखता है उस तरह से मैं उसको लिखती हूँ। अब जहाँ तक इस सीन की बात आती है, इसमें क्या है कि वो उसका गला फंसा हुआ है, उसे पानी पीने की जरूरत है, पर इतना करीब उस इंसान को देखकर वो उचक जाती है, और वो फिर भी बोलने की कोशिश करी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो उसको चुप करा देता है फोर्सफुली कि चुप, पहले पानी पियो। तो उसने उंगली रख दी जो उसे आइडियली नहीं रखनी चाहिए थी, पर उसका कैरेक्टर इसी प्रकार का दिखाया गया है। कहीं भी बैठा गाना गा रहा है, कहीं पे भी उसने भीड़ इकट्ठा कर ली, कहीं पर भी किसी को लेकर डिनर करने चला गया। उसके लिए जो ये डिसिप्लिन है, जो एक प्रोफेशनल डिसिप्लिन होता है, बाउंड्रीज होती हैं, उसको वो नहीं मानता। उसका काम करने का तरीका बहुत अलग है, और वो उस चीजों में फिट इन ही नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो वो जो वो मिसफिट है उस जगह में, उस चीज को थोड़ा सा इलैबोरेट करती है उसकी ये हरकत, जिससे कि जो सिया है वो भी असहज हो जाती है कि ये इसने ऐसा कैसे किया। आपका जो इनबॉक्स वाला था उस पर कविता कही आई लव यू आजकल प्रसाद बन गया, तो चलिए फिर आपको प्रसाद मिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भर के मिल रहा है ऐसा प्रसाद, मिलता ही रहे फिर तो। अच्छा, अरुण जी का एक सवाल फिर से आया है कि क्या बेहया शब्द महिलाओं की आजादी के खिलाफ नहीं है? सोच की बात है। अभी क्या होता है, एक आप किसी चीज को एक तमगे के तौर पे लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जनसत्ता में काम कर रही थी, और जनसत्ता में क्या होता था, हम लोग जब कुछ ऐसी स्टोरी कर लेते थे जिसके लिए ऊपर से फोन, मंत्री के फोन आ जाते थे, और आपको कुछ दिनों के लिए हटा दिया जाता था कि ऐसा है अभी कोई स्टोरी आपकी छपेगी नहीं, कुछ दिन आप काम नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं आएंगे, तो हम लोग उस पर पार्टी करते थे। तो एक किस्म से जो आप सस्पेंड होते हैं उसकी हम पार्टी करते थे, क्योंकि वो हमारे लिए ठप्पा था, वो तमगा था एक कि हमने कुछ बड़ा डेयरिंग काम कर दिया है, और कुछ लोगों को हमने इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने मतलब इतने छोटे ओहदे पे होने के बावजूद हमें सस्पेंड करवा दिया। तो वो हम अपने ना एक क्या कहना चाहिए, तारीफ के तौर पे उस चीज को लेते थे। सिमिलर चीज है ये बेहया के साथ में। कोई भी व्यक्ति, खास करके लड़कियां, कुछ करना चाहे, कुछ अलग करना चाहे, या नॉर्मल जैसा एक इंसान होता है वो करना चाहे, उसके लिए अगर उसे बेहया बोला जाए, जोर से कोई हंसता है, बहुत बेहया है, तमीज ही नहीं है हंसने की, ऐसे करा जाता है, बैठे हैं ऐसे कैसे बैठिए, बेहया।
परिवार छोड़ के, बच्चा छोड़ के नौकरी करने जाती है टुच्ची सी, पति इतना अच्छा काम करता है, निहायत बेहया बेलगाम औरत है। तो ये तमगे हैं छोटे छोटे जो आपको मिलते रहते हैं और आपको लगता है कि अच्छा समाज ने भी नहीं शायद बनाए थे, पहले ऐसे नहीं रहा होगा। अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं चीजें बढ़ गई हैं कि आप घर के अंदर रहें, बाहर निकले, आपने दहलीज लांघी नहीं कि आपके ऊपर कुछ लगना शुरू हो गया। और दहलीज लांघना छोड़ दीजिए, जो औरतें घर में रहती हैं, उनके घर 4 लोग मिलने अगर आते हैं और उसमें कोई एक व्यक्ति से थोड़ी देर ज्यादा बात हो जाती है या मुस्कुरा के बात हो जाती है, क्या उसे नहीं सुनना पड़ता? उसे भी सुनना पड़ता है। तो ये है कि आपकी एक सीमाएं बनाई गई हैं, आपको, आपके गले में रस्सी है, आपको बांध दिया गया है गाय बैल की तरह, आपको उसी सीमा के अंदर रहना है। उसे तोड़ के अगर आप कहीं भी निकलते हैं तो आपके ऊपर एक ठप्पा लगना है। बेहया उसमें से एक है, सिर्फ एक है। ऐसे बहुत सारे तमगे हैं जो मिलते रहते हैं अक्सर। अच्छा विनीता जी, आखिरी सवाल, चूंकि मैं मार्केटिंग वाला आदमी हूँ तो आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन फिर भी एक मार्केटिंग वाला पॉइंट तो आपको बताना चाहिए कि जो रीडर्स थे उन्होंने बात सुनी, वो शायद मेरे ख्याल से काफी होगा किताब खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी ये किताब उन्हें क्यों पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आप इस किताब को इसलिए जरूर पढ़िए क्योंकि क्या होता है, ये जो ये परफेक्ट सोशल लाइफ आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ या कुछ चीजें स्क्रॉल करती हूँ, बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करती हूँ, तो बहुत सारे खुश मिजाज चेहरे, बहुत अच्छे परिवार, सब कुछ बड़ा परफेक्ट सा दिखाई देता है इंस्टा में और फेसबुक में। उसके बियॉन्ड जो दुनिया है, जो मुस्कुराते चेहरों के पीछे की जो सच्चाई होती है, वो आपको ये पढ़ने से पता चलेगी। कई बार क्या होता है, हम आसपास चीजें देख रहे होते हैं पर हमें पता नहीं चलती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम रिलेट करते हैं कि हमारी इस फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा हुआ था, शायद वो ऐसा कहना चाहती थी, हमारी भाभी के साथ में कुछ ये हुआ था, शायद वो ये बताना चाहती थी, क्योंकि महिलाएं कह नहीं पाती। बहुत रसूखदार और अच्छी महिलाएं, जब अभी मी टू हुआ था आपने देखा होगा, तो लोग कहते थे कैसे इतनी प्रतिभाशाली हैं, इतने अच्छे ओहदों पे बैठी हैं, खुद जर्नलिस्ट हैं, अब मी टू लिख रही हैं। बड़े बड़े नामों के खिलाफ जब मी टू आना शुरू हुआ, पहले क्यों नहीं बताया? तो जो विक्टिम है उसको भी क्वेश्चन किया जाता है। नहीं होती हिम्मत, नहीं कह पाते लोग उस वक्त, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें उन्हें देखनी पड़ती हैं। शायद इसकी वजह से उनके घर में जो लड़की पढ़ रही है उसे बाहर पढ़ने ना जाने दिया जाए। अगर वो बता दें कि उनके साथ क्या हुआ है तो घर में जो दूसरी लड़की है वो शायद बाहर ना जा पाए। बहुत सारी चीजें कंसिडर करके बहुत महिलाएं नहीं बोल पाती हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीजें हो रही हैं आपके आसपास, आप उसका हिस्सा हैं। शायद आपने उतना गौर नहीं किया है, अब आप उसे समझ पाएंगे। एक लड़की के प्रति अगर आप अपनी सोच बदल देंगे या उसका साथ दे देंगे, यकीन मानिए मेरी कोशिश इसे लिखने की, मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये किताब जो है आपको पढ़नी चाहिए, और विनीता जी ने काफी खूबसूरती से बताया कि क्यों पढ़ा जाए। रिलेशनशिप के बारे में, किस तरह से हम सोसाइटी में महिलाओं को देखते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, और ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जो आपने आसपास में नहीं देखी होंगी। किताबें क्या करती हैं, जो मुझे लगता है किताबें सबसे महत्वपूर्ण काम ये करती हैं कि जो चीजें आप देख के अनदेखा कर देते हैं ना, उससे जब आप तो इस कहानी में पढ़ने लगते हैं तो आपको अचानक एहसास होता है कि ओह, ये तो मेरे आसपास भी हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए किताबें जरूर पढ़िए। ये भी पढ़िए, जनता सूर तो कर पढ़नी है आपको, और बाकी किताबें भी पढ़िए। आप किताबें पढ़ते रहिए। अगर आपको ये नहीं पढ़नी, जनता सूर नहीं पढ़नी, मत पढ़िए, लेकिन किताबें जरूर पढ़िए। और ये किताब पढ़नी है तो ये अमेजन पे उपलब्ध है, और दुकानों पे भी, मुझे दुकानों पे पता नहीं कहाँ पर अमेजन पे जरूर उपलब्ध है। जब लाइव खत्म हो जाएगा तो हम इसका एक लिंक जो है कमेंट में थोड़ी देर में डाल देंगे। तो विनीता जी, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आप सभी लोगों का जिन्होंने हमें सुना इतनी देर तक पेशेंस के साथ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है, कितने नेताओं को आपने झेला है 5-5 साल, तो हमें 1 घंटा तो आप सुन सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे ये मंच दिया और बात कहने का अवसर दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।